मामला सामने आया है। तो कुल मिलाकर बात साफ ये है कि अब जिस तरीके से ये चुनाव बीएमसी चुनाव के नतीजे आए हैं, इन चुनावों ने ये साफ कर दिया है कि भाई साहब अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, विपक्षी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो जमीन खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिर्फ उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म होने की बात नहीं हो रही है कि जिस तरीके से बार बार हार उनके हाथ लग रही है कि उद्धव ठाकरे की अब राजनीति खत्म होती नजर आ रही है, उद्धव ठाकरे का जो आगे का करियर है वो चौपट होता नजर आ रहा है। यहाँ बात आदित्य ठाकरे की है, जिन्हें लॉन्च करने की कोशिश उद्धव ठाकरे लगातार कर रहे हैं, लेकिन लगता है आदित्य ठाकरे के लिए राज ठाकरे भी काल बन गए हैं। उद्धव ठाकरे के लिए तो बने ही बने हैं, आदित्य ठाकरे के लिए बने हैं। अगर बीएमसी में इस बार शायद कमाल कर जाते तो आदित्य ठाकरे हो सकता है उनको बड़ा चेहरा बना दिया जाता, कुछ ऊपर उन्हें ले आते, लेकिन हुआ क्या है, स्थिति पलट गई। उम्मीद के मुताबिक फैसला नहीं आया और अभी तक देखिए संजय राउत की तरफ से बयान आ गया, लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता उन पर तंज कस रहे हैं, नीतीश राणे उद्धव राज ठाकरे पर हंस रहे हैं, लेकिन अभी तक सोचिए उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बयान सामने नहीं आया, ना तो हार की जिम्मेदारी ली है, ना ही कोई सफाई दी है, ना ही अब सीआई पर ठीकरा फोड़ा है। तो जाहिर सी बात है घर में मातम तो जरूर होगा कि इतना पुराना राज आज चंद मिनटों में तबाह हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा हाथ में। पार्टी नाम निशान विधानसभा चुनाव में भी हारे, बीएमसी में भी हारे, बेटे के लिए जो सपने देख रहे थे वो चूर चूर हो गए, भाई का साथ काम नहीं आया। तो आखिर प्रयोग करें तो क्या करें? अब ये मंथन तो जरूर चल रहा होगा कि आखिर कहां कमी रह गई, कहां चूक हो गई, क्या गलतियां हो गई। ये तो उद्धव ठाकरे के मन में सवाल जरूर होगा और यही चुप्पी ये बता रही है कि उद्धव ठाकरे इस हार से सदमे में हैं, परेशान हैं कि आखिर आगे करें तो क्या करें। कांग्रेस के साथ जाएं ना जाएं, शरद पवार का हाथ पकड़े ना पकड़े, या फिर गलती को सुधार कर फडणवीस के साथ चले जाएं। तमाम सवाल अब चल रहे हैं उनके मन में, जिस तरीके से वो चुप्पे साध कर बैठ गए हैं। अभी तक बयान नहीं आ रहा है। अब सीआई वाले मुद्दे पर कल उन्होंने जमकर माहौल बनाया, खूब लेकर मीडिया इकट्ठी कर वो बैठ गए, बयान देते नजर आए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। अब उसी वक्त पर लोग कहने लगे थे क्या उद्धव ठाकरे को हार दिखाई दे रही है, जो किला था वो ढहता नजर आ रहा है वोटिंग से नतीजों से पहले ही, इसलिए उद्धव ठाकरे इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि राहुल गांधी आपने देखा होगा बिहार का चुनाव होने वाला था, उससे पहले वोट चोरी का शोर मचाने बैठ गए, नतीजे आए नहीं थे, राहुल गांधी ने जमकर माहौल बनाया। लोगों ने साफ कहा कि कांग्रेस को लग रहा है हार दिखाई दे रही है, तेजस्वी को राहुल अपने साथ ले डूब रहे हैं और इसीलिए राहुल रोने बैठ गए हैं। और अब देखिए जैसे ही संजय राउत ने माहौल बनाया, राहुल का बयान तुरंत आया, राहुल भी रोने लग गए। अब उद्धव ठाकरे की चुप्पी ये साबित कर रही है कि कुछ ना कुछ उथल पुथल अंदर चल रही है। बिल्कुल, देखिए उथल पुथल चल रही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और उथल पुथल के तौर पर अगर देखें तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये सोच रहा होगा। और देखिए मैं तो ये बोलता हूं कि चुनाव से पहले जिस वक्त उद्धव ठाकरे ने ये गठबंधन किया था अपने भाई राज ठाकरे के साथ, उस वक्त थोड़ा सोचना चाहिए था, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों अलग तरीके की शैली के नेता हैं और लंबे वक्त तक एक दूसरे पर कटाक्ष भी करते रहे, गाली एक दूसरे को देते रहे हैं। तो ऐसे में अगर दोनों साथ आएंगे तो क्या नुकसान नहीं होगा, ये उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए था। उद्धव ठाकरे इसलिए मैं समझता हूं, देखिए उद्धव ठाकरे ने अपने राजनीतिक करियर में कई गलतियां की हैं और नेता वो होता है जो कम गलतियां करे, क्योंकि एक फैसला आपके राजनीतिक करियर को खत्म कर सकता है। ये चीजें सोचनी चाहिए किसी भी नेता को। उद्धव ठाकरे की सबसे पहली गलती तो ये थी कि वो किंग मेकर से किंग बनने का उन्होंने सपना देखा, सबसे पहली गलती थी। वो अपने पिता के रास्ते पर चलते रहते, आज शायद बेहतर होता, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो उद्धव ठाकरे की दूसरी गलती क्या रही? दूसरी गलती उद्धव ठाकरे की ये रही कि उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। आपको अगर किंग बनना ही था तो आपको बीजेपी ने वो सम्मान दिया था, आपको बीजेपी ने वो इज्जत बख्शी थी, लेकिन आपको वो भी रास नहीं आई, आप वहां भी बीजेपी से साथ छोड़कर चले गए। दूसरी बड़ी गलती ये उद्धव ठाकरे कर बैठे। और तीसरी बड़ी गलती अब उद्धव ठाकरे कर बैठे हैं, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे ने अपने भाई का साथ पकड़ लिया। और राज ठाकरे को यह बात समझनी पड़ेगी कि ज्यादा उनकी जमीन है नहीं, ज्यादा लोग उनको पसंद नहीं करते, ज्यादा सीटें उनकी आती नहीं है। ये चीजें समझनी पड़ेंगी, चाहिए थी उद्धव ठाकरे को, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या राजनीति पंडित कौन है उनका, कौन राजनीतिक सलाह उनको देता है कि उन्होंने राज ठाकरे का साथ पकड़ा, जबकि उनको पता है कि राज ठाकरे किस तरीके के बयान देते हैं। ये वो जानते हैं कि राज ठाकरे की शैली क्या है, ये वो जानते हैं कि किस तरीके के वो नेता हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ अभिषेक जी यहाँ पर तस्वीर सिर्फ यही देखने के लिए मिली कि बीजेपी जीत गई, बीजेपी ने बीएमसी की सत्ता कब्जा ली है और शिंदे गुट बढ़त बना रहा है।
और उद्धव ठाकरे के हाथ में जो चीजें थी वो निकल गई हैं। लेकिन अब उससे बड़ा झटका तो तब उद्धव ठाकरे को लगेगा जब बीजेपी का मेयर का नाम घोषित होगा, जब बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें सामने आएंगी, वो ढोल नगाड़े का शोर, वो जश्न की तस्वीरें, कैसे ही उद्धव ठाकरे ये सब चीजें हजम कर पाएंगे। क्योंकि माहौल जो है वो बिल्कुल मुंबई का पलट चुका है। तस्वीरें जो सामने आ रही है वो एक तरफ मातम की हैं तो दूसरी तरफ जश्न की हैं। चारों तरफ ढोल नगाड़े, चारों तरफ गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और यहां तक कि अब तो तंज उस पर ट्रैक पर कसा जा रहा है जिस ट्रैक पर चलकर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव लड़ने की कोशिश की। यहां देखिए नीतीश राणे की तरफ से कहते हैं ना कि एक हंसी और एक चुप्पी 100 पर भारी हो जाती है, 100 सवालों का जवाब दे देती है। नीतीश राणे ने एक वीडियो जारी किया सोशल मीडिया पर, मैं देख रही थी, स्क्रॉल करते करते वो सामने आया। वो जोरों शोरों से हंस रहे हैं, ना कोई शब्द बोल रहे हैं, ना कुछ उसमें तंज कस रहे हैं, ना किसी का नाम ले रहे हैं, सिर्फ हंसते जा रहे हैं। और उसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए नीतीश राणे की हंसी ने तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का, कांग्रेस का, शरद पवार का दर्द और बढ़ा दिया। वो क्योंकि वो जिस तरीके से चुनौतियां ये लोग लगातार दे रहे थे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उस चुनौती का उस हंसी में जवाब दिया है कि भाई आप हमें घेरते रह गए और हमने काम के बलबूते पर देखिए बीएमसी आपसे छीन ली। देखिए अब मेयर भी हम बनाएंगे और राज भी हम करेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार हम चलाएंगे। अब हम बताएंगे कि बीएमसी कैसे चलती है, बीएमसी में विकास कैसे होता है। अब उद्धव ठाकरे भी बैठे रहे और आदित्य ठाकरे भी देखते रहे और राज ठाकरे भी सोचते रहे। राहुल गांधी तो खैर अब आरोप लगाई दिए, आजकल में अब उनका एक और बयान आ जाएगा, उसके बाद वो हो सकता है विदेश निकल जाए। लोग यही कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी तो हर हार का दुखड़ा रोने के लिए विदेश पहुंच जाते हैं, अब फिर विदेश पहुंच जाएंगे। शरद पवार कहां जाएंगे? शरद पवार तो मतलब इतनी बुरी तरह मझधार में फंस गए हैं कि वो कहीं के ही नहीं बच रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और देखिए ये राहुल गांधी की राजनीतिक बात तो लोग पहले से ही समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं समझ रहे हैं। राहुल गांधी तो इस हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा हारने वाले नेता बन गए, चुनाव हारने वाले नेता हैं। राहुल गांधी की बात तो हर कोई समझ रहा है कि राहुल गांधी को राजनीति का रैब भी नहीं समझ में आ रहा है। ये बात तो पहले से तय हो चुकी है। राहुल गांधी की राजनीति को तो लोग भांप चुके हैं कि वो बिहार चुनाव में जाते हैं, वहां बोल देते हैं कि जियो का पैसा तो अडानी को जाएगा। उनको यही पता नहीं कि जियो कंपनी किसकी है। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। तो राहुल गांधी की राजनीति अलग थी, लेकिन उद्धव ठाकरे, हालांकि देखिए राहुल गांधी में उद्धव ठाकरे में कोई फर्क नहीं है शबनम, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी एक राजनीतिक विरासत से आते हैं, राहुल गांधी भी राजनीतिक विरासत से आते हैं। अब फर्क देखिए, उद्धव ठाकरे के परिवार के लोग भी एक अलग तरीके की राजनीति करते थे, उनको लोग पसंद करते थे। राहुल गांधी की जो दादी थी उनको भी लोग बड़ा पसंद करते थे, तो वो भी एक अलग तरीके की राजनीति करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन दोनों को ही ऐसा कहते हैं ना कि पहलवान का बेटा पहलवान बन जाए, शिक्षक का बेटा शिक्षक, ये जरूरी नहीं है। राजनेता का बेटा राजनेता बने, अच्छा ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये भी साफ तौर पर पता चलता है। परिवारवाद का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही कर दिया बीजेपी ने, शिंदे गुट ने दिखा दिया है कि परिवारवाद जब जब हुआ है सत्ता में नाश ही हुआ है, जनता तक चीजें नहीं पहुंच पाई हैं, क्योंकि किसी आम जनता को मौका नहीं दिया गया, आम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, कार्यकर्ता पीछे लाइन में खड़े देखते रह जाते। तो बीजेपी ने दिखाया कि परिवारवाद जब तक रहेगा ना तो कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, ना जनता तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए वो पहुंच पाएंगी। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, अखिलेश यादव किस हाल में आज राजनीति कर रहे हैं। सत्ता से तो गए ही गए, परिवारवाद में अब जनता ने भरोसा करना भी छोड़ दिया है। अखिलेश यादव भी तो किस्मत अजमाने बीएमसी चुनाव में आए थे, अकेले लड़ रहे थे। हाल देखिए, समाजवादी पार्टी बीजेपी की आंधी में ऐसे उड़ गई है पता भी नहीं चल रहा है। और अखिलेश यादव का एक बयान में सुन रही थी अभी, बिल्कुल बौखलाए नजर आ रहे हैं, जिक्र नहीं कर रहे हैं बीएमसी चुनाव का या हार का, बस बीजेपी को घेरे जा रहे हैं कि बीजेपी तो तानाशाह हो गई है, बीजेपी ने मशीनरी कैप्चर कर ली है, चुनाव आयोग बिक गया है। अरे भाई चीजों पे आओ, तथ्यों पे आओ, हार जो हो रही है उस पर मंथन करो, कहां कमी रह गई, जनता क्यों नहीं जुड़ पा रही। अगर गड़बड़ी हो रही है तो जनता आकर सामने बोलेगी ना कि भाई गड़बड़ी हो रही है, उन लोगों को तकलीफ होगी जो वोट देकर आते हैं, इस वोटिंग की उसमें लाइन में लगकर अपना वक्त वहां पर देकर आते हैं। जनता की तरफ से एक शिकायत नहीं जाती, यहां आप लोग गलती कर रहे हैं। जब जनता आपके साथ इस मामले को लेकर खड़ी नहीं हो पा रही तो क्यों उस मामले को बार बार उठाते जा रहे हैं। अगर तकलीफ होती तो शायद जनता की तरफ से आवाज बुलंद की जाती, जनता अभी तक सड़कों पर आ जाती, ये कहती नजर आती कि हाँ गड़बड़ी हो रही है, हमारे वोट जो हैं वो गलत पड़ रहे हैं। क्योंकि ईवीएम पे अगर आप क्लिक करते हैं,
ईवीएम का जब बटन दबाते हैं, जिसे वोट देते हैं, तो ईवीएम के अंदर एक पर्ची निकलती दिखाई देती है, जो चिन्ह होता है कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब जनता को दिख रहा है कि वोट जिसको हमने बटन दबाया उसको ही पहुंच रहा है, तो आप कैसे ईवीएम पर सवाल उठा सकते हैं? कैसे आप ये कह सकते हैं कि सीआई जो है वो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीआई की जगह आप स्केच इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने जवाब दिया, भाई शिकायत करने एक भी आम जनता नहीं पहुंची और ना ही कोई ऐसी गड़बड़ी पाई गई। जाहिर सी बात है, अगर सीआई किसी ने छुटाकर वो दोबारा मतदान करने गया है तो वहां पर पोलिंग बूथ पर भी तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि पेपर पे बकायदा जब आप वोट करने जाते हैं तो टिक लगते हैं कि इस आदमी ने वोट डाल दिया है, इस शख्स ने वोट डाल दिया है, उसका पूरा बकायदा अंगूठा लगता है। तो उस डेटा को कैसे आप बदल देंगे? वहां पर्चे जाके कैसे बदल देंगे? इसलिए आप इस मुद्दे में फंसे। और सबसे बड़ी बात तो उद्धव ठाकरे के नेता ही आकर एक उंगली पर निशान दिखाते हैं, दूसरी पर मिटा हुआ दिखाते हैं। अरे भाई, क्या पता आपने घर से कर लिया हो। अगर आपको सच में लग रहा था कि मार्कर का निशान मिट जाता है तो ये उस वक्त आप आपत्ति जताते। आपने पोलिंग बूथ पर ये आपत्ति क्यों नहीं जताई? आप मीडिया के सामने आते हैं, आप घर पहुंच जाते हैं, तब ये सवाल उठाते हैं। इसीलिए जनता आपको नकार रही है। आपको अगर जनता से जुड़ना है तो अब एक बार की हार से सीखे, दूसरी बार की हार से सीखे, लेकिन 50 बार हार मिलने के बाद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता आपके मुद्दों में विश्वास नहीं कर रही है। और राहुल गांधी जो अपना मुद्दा तो उनका चल नहीं पाया, उद्धव ठाकरे के साथ आ गए, तुरंत संजय राउत के राग में राग अलापने लग गए। यही वजह है कि बीजेपी ने सबसे पहले उन्हें आईना दिखाया, साफ साफ कह दिया कि पुराने राग कब तक अलापते रहोगे, कुछ नया लेकर आओ। और रहे राज ठाकरे, अब तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्या ही चुनावी जुमले पर आधारित न रहते हुए जो हमने किया वो लोगों के सामने रखा, जो लोगों को दिख भी रहा है। मेट्रो दिख रही है, 24/7 दिख रहा है, चांदनी चौक का 6 लेन दिख रहा है, फिर बड़े पैमाने पर एसटीपी बनने जा रहा है। और आगे की दिशा जो हम रख रहे हैं तो पिछले हमारे अनुभव के आधार पर लोग विश्वास भी रख रहे हैं। तो लोगों के मन में हमने यह प्रश्न उठाया कि इनको विकास करना है तो पहले क्यों नहीं किया? हमको 2.5 साल मिले, 2.5 साल तो कोरोना में गए, कोरोना में भी हमने बहुत कुछ अच्छा काम किया। तो 2.5 साल में हम इतना कर पाए, तो इतने सालों में सत्ता उनके पास देने के बावजूद भी वो क्यों नहीं कर पाए? और जो रीअलाइनमेंट्स हुए मुंबई में दोनों ठाकरे बंधु, पुणे में दोनों राष्ट्रवादी, रीअलाइनमेंट्स को लेकर कैसे आप लोगों ने उसको चीजें को ठीक किया और उसको एक चैलेंज कैसे लिया और उसमें कैसे काम किया गया? ऐसे लोगों में ठाकरे बंधु एकत्रित आने हो या कांग्रेस राष्ट्रवादी दोनों एकत्रित आने हो, इसमें लोगों का हित नहीं, मराठी भाषियों का हित, मुंबई का हित नहीं, अपना ही स्वार्थ है। ये लोगों को रजिस्टर करने में हमेशा से हुए, लोग भी इतने होशियार बन गए हैं कि लोगों को ये ध्यान में आया कि अपने स्वार्थ के लिए चल रहा है। लास्ट कितने नंबर्स आप ला रहे हैं मुंबई में और पुणे में? मुंबई में तो मैंने कल ही आपको बताया कि 90 बीजेपी और 40 शिवसेना। इसको कोई अपवाद, इसको कोई ठेस पहुंचेगी नहीं। शायद 10 से और बढ़ेगा। पूना में 115 के नीचे नहीं जाएंगे, पिंपरी में 80 के नीचे नहीं जाएंगे, कोल्हापुर में 65 के नीचे नहीं जाएंगे, पिचलगंज में 45 के नीचे नहीं जाएंगे, सांगली में 45 के नीचे नहीं जाएंगे। चुनावी जुमले पर आधारित न रहते हुए जो हमने किया वो लोगों के सामने रखा, जो लोगों को दिख भी रहा है। मेट्रो दिख रही है, 24/7 दिख रहा है,